हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स का पहला लेसन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो अब ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, हमने 10th स्टैंडर्ड में जब साइंस 1 पढ़ रहे थे, यानी कि फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ रहे थे, तब उसमें हमने कुछ टर्म्स को देखे थे, जैसे किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेकेंड हो गया। तो इन वर्ड्स को हमने देखा था। ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जो लेटर आपको दिख रहे हैं, यही है यूनिट्स। इन्हीं को यूनिट्स कहते हैं। तो अभी ये यूनिट्स और मेजरमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। देखो, एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान के चलो कि मैं एक सब्जी वाले के पास गया और सब्जी वाले काका को मैंने कहा कि काका मुझे टमाटर दे दो। तो काका ने मुझे पूछा कि कितना टमाटर चाहिए। मैंने कहा कि 3। तो काका ने कहा कि 3 मतलब कितना, 3 टमाटर चाहिए या फिर 3 किलोग्राम चाहिए या 3 केजी चाहिए। मैंने कहा कि 3 किलोग्राम चाहिए। सो आई आस्क्ड 3 किलोग्राम। मैंने 3 किलोग्राम पूछा, उनको पूछा नहीं, बताया। तो कितना दिया मुझे उन्होंने, 3 किलोग्राम। अब जरा सोचो, यहां पर हमने टमाटर के वेट को मेजर किया है और किस में मेजर किया है, केजी में मेजर किया है, यानी कि किलोग्राम में मेजर किया है। तो यहां पर टमाटर का जो वेट का मेजरमेंट हुआ है वो किलोग्राम में हुआ है। किलोग्राम क्या है, यूनिट है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसका मतलब जब भी हम किसी फिजिक्स की क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो यूनिट्स की मदद से मेजर करते हैं। अभी हमने यहां पर क्या कहा कि वेट ऑफ टोमेटोस बराबर, हमने टोमेटोस का क्या निकाले, वेट निकाले। देखो, ये जो वेट वाला टर्म है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब फिजिक्स का क्वांटिटी है। ठीक है, हमने इसका क्या किया, मेजरमेंट किया। किसमें किया, ये 3 केजी में किया। अब यहां पर आपको 2 टर्म दिख रहा है। एक टर्म है नंबर, यानी कि वैल्यू है, सो ये वैल्यू हो गया। दूसरा क्या है, यूनिट है। जब नंबर यूनिट साथ में रहते हैं तो इन्हें कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। अब इस मैग्नीट्यूड बता रहा है कि टमाटर का जो वेट है वो 3 किलोग्राम है। इससे एक बात समझ जाओ, हम जब भी किसी फिजिक्स की क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमें यूनिट्स की जरूरत है। तो यूनिट्स क्वांटिटी को मेजर करने के लिए काम आता है। तो ये यूनिट ने इस वेट का मेजरमेंट किया, बराबर, कोई दिक्कत। तो एक बात तो समझा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या है। चलो दूसरा एग्जांपल लिया कि मैं किसी हार्डवेयर के पास गया, यानी कि इलेक्ट्रिकल शॉप में गया। मैंने उनको कहा कि वायर दे दो। तो उसने मुझे कहा कि कौन सी वायर, ये वाली वायर। तो मैंने देख के बोला कि हाँ, ये वाली वायर चाहिए। उसने मुझे पूछा कि कितना चाहिए। मैंने कहा कि दे दो थोड़ा बहुत। उसने मुझे बोला कि पागल है क्या, थोड़ा बहुत मतलब कितना चाहिए, कुछ तो एग्जैक्ट नंबर बता और यूनिट बता। मैंने कहा कि वो वायर का जो लेंथ है वो 5 मीटर होना चाहिए, यानी कि 5 मीटर का दे दो कह दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो हमने क्या मेजर किया, लेंथ मेजर किया। क्या मेजर किया, लेंथ। कितना, 5 मीटर। देखो यहां पर मीटर क्या है, यूनिट है। और इस यूनिट में हमने उस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का मेजर किया, मतलब ये यूनिट से इसका मेजरमेंट हुआ। सोचो अगर मैंने यहां पर ये मीटर लिखा ही नहीं होता, मतलब अगर मैंने मीटर नहीं बताया होता तो क्या समझता हो, 5 मतलब कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, भाई कितना, कोई क्लैरिटी नहीं होता। अगर मैं जैसे मीटर लिख दूंगा तो एक क्लैरिटी आ गया कि हाँ 5 मीटर मांग रहा है, इसको उतना दे दो, राइट। इसलिए जब भी किसी फिजिक्स की क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम यूनिट से मेजर करते हैं और यूनिट्स में मेजर करते हैं। यहां पर देखो, ये यूनिट्स होने की वजह से इसका क्या हुआ, मेजरमेंट हुआ। एक बात तो पक्का हो गई। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो फिर ये जो यूनिट्स है, ये यूनिट्स कितने ग्रुप्स में होते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो यूनिट्स है ये ग्रुप में होते हैं। तो कितने ग्रुप्स है ऐसे, ऐसे हैं CGS, MKS,
और FPS। तो यूनिट्स का भी ग्रुप्स है, और ये जो ग्रुप्स ऑफ यूनिट है उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये तीनों जो है, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब यूनिट्स का ग्रुप। समझ के अब इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा ये बता देते हैं कि फिजिक्स में बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, जैसे वेट हो गया, लेंथ हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गई। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इनमें से जो स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है हम ज्यादातर स्टडी करते हैं वो है लेंथ, मास, टाइम। ये तीन जरा स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है फिजिक्स में, हम ज्यादातर इन क्वांटिटीज को देखते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इन यूनिट्स में इनका मेजरमेंट कैसा होता है, और इन सिस्टम को जरा हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिएगा। अभी देखो, हमने यहां पर क्या करेंगे कि इधर सिस्टम ऑफ यूनिट लेंगे। हम ऐसे यहां पर एक 3 डिब्बा बना रहे थे। ठीक है, यहां पर होगा सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब वो यूनिट्स के ग्रुप। यहां पर हम लेंगे एक फिजिक्स का क्वांटिटी लेंथ, दूसरा फिजिक्स का क्वांटिटी मास, और यहां पर टाइम। ठीक है, हमने पहला सिस्टम क्या लिया था, CGS लिया था। दूसरा वाला क्या है, MKS है। तीसरा वाला हम क्या ले रहे हैं, FPS ले रहे हैं। 3 सिस्टम है। अभी देखो, लेंथ का यूनिट CGS सिस्टम में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। और मास का यूनिट CGS सिस्टम में क्या होता है, ग्राम, यहां होगा ग्राम। टाइम का यूनिट CGS सिस्टम में क्या होगा, सेकेंड। समझ रहे हो? वैसे ही MK सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। MK सिस्टम में मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम, और ये है सेकेंड। सिमिलरली FPS सिस्टम में लेंथ का यूनिट होगा फुट, यहां पर पाउंड, और इधर है सेकेंड। समझ गए? सेंटीमीटर ये यूनिट है, इसका सिंबल होगा CM, यहां पर स्मॉल लेटर में G, स्मॉल लेटर में S। इसका है यहां पर स्मॉल लेटर में M, यहां पर स्मॉल लेटर में किलोग्राम, और स्मॉल लेटर में सेकेंड। समझे? इस तरह का यहां पर यूनिट्स है। अब जरा देखो, CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट हो गया सेंटीमीटर, CGS सिस्टम में मास का यूनिट हो गया ग्राम, CGS सिस्टम में टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। सिमिलरली MK सिस्टम में लेंथ का यूनिट है मीटर, MK सिस्टम में मास का यूनिट किलोग्राम, MK सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकेंड। आपको क्या समझा कि ये है क्या, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम। और हम यूनिट्स क्या करने के लिए लेते हैं, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो अब ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो इन्हें मेजर करने के लिए ये यूनिट लिया मैंने। और इस यूनिट में मतलब इस सिस्टम में ये लेंथ का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। इस सिस्टम में मास का यूनिट क्या है, ग्राम। समझ रहे हो? तो इस तरह ये यूनिट्स आपको समझा होगा। तो यहां पर हो क्या रहा है कि जो यूनिट्स है उनके भी ग्रुप्स है। जैसे CGS एक ग्रुप हो गया, MKS एक ग्रुप है, FPS एक और ग्रुप है। ऐसे यूनिट्स के ग्रुप्स हैं, और ये यूनिट्स पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए काम आता है। इतना तो आपको समझा। पर हुआ क्या, देखो कि ज्यादातर क्वांटिटीज है ना, ज्यादातर जो ये CGS सिस्टम है वो इंडिया में ज्यादा यूज हो रहा था। मतलब यहाँ के बच्चों को ज्यादातर इसके बारे में नॉलेज था, ये सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पर ज्यादा हुआ करता था। ये जो FPS सिस्टम है खास करके ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड जैसे कंट्री में ज्यादा यूज किया जाता था, राइट। तो इस तरह सिस्टम कई कई जगह पे अलग अलग तरह से यूज किया जाते थे। तो हुआ यूं कि 1971 में 14th इंटरनेशनल
जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। इस कॉन्फ्रेंस में सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक कॉमन यूनिट बनाया जो पूरे वर्ल्ड में सबको समझे और सबके लिए कॉमन हो, और उस सिस्टम को बताया गया कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इस सिस्टम को कहते हैं एसआई सिस्टम। क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। समझ में आया? तो एसआई सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। हालांकि एसआई सिस्टम का जो एस्टैब्लिशमेंट है शुरू हो चुका था 1960 में ही हो चुका था, राइट। तो अभी एक सिस्टम डेवलप हो गया एसआई सिस्टम जो पूरी वर्ल्ड में सबके लिए कॉमन है। तो ये एसआई सिस्टम किसके बराबर होगा? तो यहां पर ये जो एसआई सिस्टम है वो एमकेएस के बराबर होगा। मतलब क्या? देखो, एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या पढ़े थे? मीटर। तो एसआई सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होगा? मीटर। एमकेएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। एसआई सिस्टम में मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। एमकेएस सिस्टम में टाइम का यूनिट है सेकेंड, एसआई सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकेंड। मतलब जो एमकेएस सिस्टम है वही एसआई सिस्टम है। समझ में आ गया? तो यहां पर एक नया सिस्टम आ गया एसआई सिस्टम जो सबके लिए कॉमन है। आप जब भी आगे जाके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हो तो ज्यादातर जो डेटा दिया रहता है गिवन में वो सब सीजीएस में रहते हैं, तो आपको एसआई में कन्वर्ट करनी होती है मैक्सिमम टाइम, राइट। तो ये एसआई सिस्टम को अच्छे से ध्यान में रखना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझ लिए और इससे पहले यूनिट्स और मेजरमेंट का मतलब क्या होता है वो समझे। हम आगे अभी देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं और कौन से होते हैं, ठीक है। सो देखिएगा, यहां पर अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज। देखो, क्वांटिटीज मतलब क्या? बहुत सारे, एक से ज्यादा। अगर एक ही रहेगा तो क्या बोलेंगे हम? एक ही रहेगा तो कहेंगे क्वांटिटी, और एक से ज्यादा रहेगा तो क्या कहेंगे? क्वांटिटीज कहेंगे। अब यहां पर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये कितने टाइप के होते हैं? दो तरह का होता है। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो दूसरा होता है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे दो तरह का क्वांटिटी है। फंडामेंटल जो क्वांटिटी है इसका डेफिनेशन को समझते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantities, physical quantities for their own measurement, for their own measurement। हम पूरे लेसन में क्या करने वाले? क्वांटिटी को मेजर करने वाले। तो ऐसे क्वांटिटी जो अपनी मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होते, मतलब ये सेल्फ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये अपनी मेजरमेंट के लिए खुद पे डिपेंड होते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये पूरे कितने होते हैं? ये होते हैं 7। कितने हैं? 7। तो देखो ये 7 कौन से हैं उसको जरा समझ लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, इधर लिख लेते हैं सीरियल नंबर, यहां पर एसआई यूनिट और बाजू में क्या रहेगा? सिंबल। एसआई यूनिट थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, सीरियल नंबर। ये है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। बाजू में होगा एसआई यूनिट्स,
और यहाँ क्या है, सिंबल। जो पहला वाला क्वांटिटी है वो है लेंथ, राइट। दूसरा जो क्वांटिटी होगा वो है मास। तीसरा जो क्वांटिटी है वो है टाइम। फोर्थ नंबर पे आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर। फिफ्थ नंबर पे आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ नंबर पे आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सेवेंथ नंबर पे आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे 7 क्वांटिटीज। अच्छा, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर था। इसका सिंबल क्या रहेगा, स्मॉल लेटर का m। मास का यूनिट क्या था ऐसा सिस्टम में, किलोग्राम। इसका सिंबल क्या है, kg। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, और यहाँ पर सिंबल s। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, और यहाँ पर सिंबल है कैपिटल लेटर में k। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, और इसका सिंबल है कैपिटल लेटर A। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, और यहाँ पर सिंबल है CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, और यहाँ पर सिंबल है MOL, मोल। देखो यहाँ पर जितने भी यूनिट्स दिख रहे हैं ये सारे के सारे स्मॉल लेटर में ही दिख रहे हैं, राइट। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये उनके यूनिट्स है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने वाले यूनिट्स को क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स है। तो ये इनडायरेक्टली क्या कहलाएंगे, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। क्यों ऐसे, क्योंकि ये जो यूनिट्स है ये फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये फंडामेंटल यूनिट्स है। और ये उनके सिंबल है। सिंबल में जरा देखो, ये सब स्मॉल लेटर में आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पर देखो ये कैपिटल में। कैपिटल में क्यों है, ये साइंटिस्ट के नाम से ये यूनिट बना है। तो साइंटिस्ट के नाम से अगर यूनिट होता है तो उनका सिंबल हमेशा कैपिटल में होता है, राइट। क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम से यूनिट है। टेम्परेचर को डिटेल में स्टडी करके ज्यादा फेमस हुए थे केल्विन नाम के साइंटिस्ट, तो उनके नाम से यूनिट बना था, इसलिए सिंबल कैपिटल में रहेगा। ये भी साइंटिस्ट के नाम से, ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एम्पियर ने स्टडी किया था, तो एम्पियर के नाम से यूनिट बना है तो कैपिटल A। जैसे फोर्स के बारे में स्टडी कौन किया था, न्यूटन ने, तो उसका सिंबल क्या है, न्यूटन, N, कैपिटल N। क्योंकि न्यूटन यानी कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। साइंटिस्ट के नाम से यूनिट है तो उसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल में। और बाकी जो साइंटिस्ट के नाम से नहीं है वो स्मॉल लेटर में सिंबल दिखाया गया है। ये बात तो आपको क्लियर हो गई, राइट। अभी आप क्या समझे कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो अपनी मेजरमेंट के लिए खुद पे डिपेंड है, किसी और पे डिपेंड नहीं है। ये बात समझ में आ गया, राइट। अब जरा हम ये देखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। ठीक है, देखो मैं सिंपल बताना चाहता हूं, ये वो क्वांटिटी है जो फंडामेंटल पे डिपेंड होते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी कौन से हैं, ये फंडामेंटल पे डिपेंड होते हैं अपनी मेजरमेंट के लिए, खुद का मेजरमेंट के लिए ये फंडामेंटल पे डिपेंड होते हैं, और इसलिए इन्हें कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। पर खैर डेफिनेशन तो लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज which depend on one or more fundamental quantities, one or more fundamental quantities for their own measurement। उनके खुद के मेजरमेंट के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं। लास्ट में आप क्या लिखते हो, इज कॉल्ड आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। उतना तो आप लिख ही सकते हो, राइट। मैं तो आपको सिर्फ कंटेंट पूरा समझा देता हूं, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है। चलो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कि जैसे कोई वेलोसिटी हो गया है ना, या फिर एक्सेलरेशन, नेक्स्ट या फिर मोमेंटम या फोर्स,
ये सारे क्या है, फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी है। पर अब आप बोलोगे सर आपने लिख तो दिया है पर डिराइव्ड क्वांटिटी जरा समझ में नहीं आ रहा है, कैसे ये इस पे डिपेंड है, जरा क्लैरिटी नहीं आ रही है, राइट। जरा दिखाते हैं आपको, देखिएगा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलो कि यहाँ पर ए पॉइंट है, वहां पर एक पर्सन खड़ा है, ए पॉइंट पे पर्सन खड़ा है। अब वो रनिंग करेगा, क्या करेगा, दौड़ेगा, दौड़ के वो यहाँ पर आ गया, मतलब ये पॉइंट है बी, यानी कि वो ए से बी के पास गया। अब अगर दौड़ के गया है तो कुछ लेंथ कवर करेगा, तो यहां से लेके वो यहां तक कुछ लेंथ कवर किया। ये जो भी लेंथ कवर किया है इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट क्या किया, उसने कवर किया। अब यहां से यहां गया है तो कुछ टाइम लगा होगा, तो जो भी टाइम लगा है टाइम टी। तो एक बात याद रखो, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना लेंथ कवर किया है अपॉन कितने टाइम में पहुंचा है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसी को कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी जो दिख रहा है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, x से, अपॉन टाइम t। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द वेलोसिटी। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आप डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, राइट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, लेंथ हुआ ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, कितना लेंथ कवर किया है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इन शॉर्ट में कहूं तो लेंथ हो गया, है ना। और नीचे टी मतलब क्या, टाइम है। अब लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड है। और वेलोसिटी के फॉर्मूले में आपको क्या दिख रहा है, लेंथ दिख रहा है और टाइम दिख रहा है। लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल। यानी कि वेलोसिटी के फॉर्मूले में दो दो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, बराबर ना। वेलोसिटी के फॉर्मूले में कितने क्वांटिटी है फंडामेंटल, दो, लेंथ टाइम। वेलोसिटी के फॉर्मूले में लेंथ और टाइम है, और लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, मतलब वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है वो कौन सी क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आ गया। थोड़ा आगे पढ़ते हैं, जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितनी वेलोसिटी से गया, मतलब वेलोसिटी अपॉन कितने टाइम में पहुंचा, टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। जरा उसका यूनिट निकालते हैं। देखो वेलोसिटी है ना, यहां पर वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर देखो इधर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। अब ये डिवाइडर है तो डिवाइडर, नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। अब कुछ नहीं, मतलब नीचे वन, ये जाके ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना, तो क्या हो गया, मीटर पर ये s इंटू एस क्या रहेगा, एस स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ये मीटर है, मीटर मतलब लेंथ, यहां सेकेंड है, सेकेंड मतलब टाइम। यानी कि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में कौन है, लेंथ और टाइम है। यानी कि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होनी चाहिए, डिराइव्ड क्वांटिटी होनी चाहिए, बराबर। ध्यान से देखो, इसकी यूनिट क्या आ रहा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है ना। मीटर मतलब कौन, लेंथ, सेकेंड स्क्वायर मतलब कौन, टाइम, टाइम का स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन में कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ और टाइम है। लेंथ और टाइम कौन सी क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल। यानी कि एक्सेलरेशन फंडामेंटल पे
डिपेंड है, और जो फंडामेंटल पे डिपेंड है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। दिस इज डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मोमेंटम का दिखा देता हूं, एग्जांपल लिखा है ना तो वो भी समझा देते हैं। क्या है मोमेंटम? मोमेंटम मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। देखो अभी ये जो फॉर्मूला है आप ऑलरेडी ये अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, लेकिन फिर भी अगर आपको भी इस वक्त याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आप फॉर्मूला देख लो बस। जैसे जैसे लेसन्स आगे बढ़ेंगे आपके सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन के साथ आपको समझेगा। ठीक है, देखो अभी ये है मास और ये वेलोसिटी है। अभी देखो मास का यूनिट अभी मैं ऐसे लिख लेता हूं मास, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था ना। अब जरा देखो यहां पर मास का यूनिट क्या होता है? केजी। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया तो मीटर, और नीचे टाइम है मतलब सेकेंड। देखो केजी कौन है? मास, मीटर लेंथ, सेकेंड टाइम। मतलब इस मोमेंटम में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी है? 3। केजी, मीटर, सेकेंड, तीन फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें है। यानी कि मोमेंटम 3 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है। मतलब मोमेंटम फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है, इसलिए मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आ गया? तो चलो फंडामेंटल क्वांटिटी समझ गए, डिराइव्ड क्वांटिटी समझ गए। अब एक क्वांटिटी और होती है जिसको कहते हैं सप्लीमेंटरी क्वांटिटी। ठीक है, तो सप्लीमेंटरी को हम बता देते हैं। सप्लीमेंटरी क्वांटिटी पढ़ेंगे। एक मिनट, हाँ रफ करने में टाइम जाता है, क्या करें, डिजिटल बोर्ड नहीं ना। देखो क्या यहां पर सप्लीमेंटरी क्वांटिटी, सप्लीमेंटरी क्वांटिटी ये कितने टाइप के होंगे? 2। एक होता है प्लेन एंगल जिसे हम बताएंगे डी थीटा से। दूसरा होगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल। इसे दिखाते हैं डी ओम। इसे के सिंबल को क्या बोलते हैं? ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ओम। समझा? ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसे क्या कहते हैं? थीटा। इसका जो यूनिट बनेगा ना, ऐसा यूनिट वो होगा रेडियन। रेडियन RAD। और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। और इसका सिंबल होगा SR। अब ये प्लेन एंगल है क्या? देखो अगर एक सर्कल है, समझो क्या है? सर्कल। समझो अभी बोर्ड पे दिखाना सर्कल ऐसा आएगा, पर नॉर्मली कैसे सर्कल इस तरह होगा। ठीक है, मतलब ये सर्कल है ऐसे। अब कोई पर्सन यहां पर खड़ा है इधर A पॉइंट पे, सर्कल का सेंटर होगा ये वाला। सेंटर से लेके ये सर्कल के सरफेस तक जो लाइन निकलती है उसको कहते हैं रेडियस। अभी ये पर्सन कहां पर है? A पॉइंट पे खड़ा है। A पॉइंट पे, A पॉइंट से लेके ट्र करके यहां पर आया, ऐसे इधर से लेके इधर आया, यहां पर पहुंचा, मतलब यहां से लेके इधर आ गए B पॉइंट पे। जरा देखो पहले ऐसे था, अब वो यहां पर आ गया, मतलब ये जो रेडियस वेक्टर है ये ऐसे ट्रेस कर रहा है। रेडियस वेक्टर ऐसा है ना, ऐसे ट्रेस करके यहां पर आ गया, मतलब अभी रेडियस वेक्टर यहां दिखेगा। पहले इधर था, मतलब वो पर्सन इधर था, इसलिए रेडियस वेक्टर का पोजीशन ये था। अब पर्सन यहां पर आ गया है तो रेडियस वेक्टर ऐसे ट्रेस करके इधर आ गए। तो रेडियस वेक्टर पहला और अभी के बीच में कुछ तो एंगल बनेगा, जो भी एंगल बनेगा डी थीटा बन गया। और यहां से लेके यहां तक कुछ तो लेंथ कवर्ड किया है, जो भी कवर्ड किया DS कवर्ड किया है।
तो ये जो लेंथ है इसे क्या कहते हैं? आर्क लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क लेंथ अपॉन ये क्या है? रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस जो होता है वही होता है प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल। अभी देखो ये जो लेंथ है ये बहुत छोटा है तो इसे हमने क्या बताया? ds। रेडियस तो उतना ही रहता है, वो छोटा मोटा कुछ नहीं, जितना रहेगा उतना ही रहेगा। और ये जो एंगल बना ये क्या बना? छोटा। देखो छोटा सा ट्रैवल किया है, इधर से इधर तक ही गया है तो एंगल भी छोटा ही बनेगा। तो एंगल कितना बना? डी थीटा। लेकिन अगर पूरा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करता तो एस अपॉन आर थीटा बनता। समझे क्या? बड़ा रहेगा तो ये, छोटा रहेगा तो ये, और कुछ नहीं। दिस इज अ प्लेन एंगल। इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसका यूनिट क्या होगा? रेडियन। मतलब मान लो कि इसकी वैल्यू आता कि कुछ π/5 आता समझो, या π/4 आता, तो रेडियन को ऐसे दिखाते हैं। रेडियन का सिंबल छोटा सी की तरह होता है, ऐसे दिखा देते हैं। नहीं तो फिर आप डायरेक्टली बाजू में ऐसे रेडियन लिख सकते हो। समझे? हो गई यहां तक? प्लेन एंगल क्लियर। अब सॉलिड एंगल देखते हैं। सॉलिड एंगल में कैसा होता है कि मान के चलो कि स्फीयर है, अपना स्फीयर पता है, तो सॉलिड स्फीयर लो या हॉलो स्फीयर लो, बस स्फीयर ले लो। क्या ले लोगे? स्फीयर। अगर मैंने ये स्फीयर ड्रॉ कर लिया है, स्फीयर है, अब स्फीयर है तो ये यहां पर देखो ऐसे ये अपना स्फीयर दिख रहा होगा। स्फीयर का ये सेंटर पॉइंट है समझो। स्फीयर का है ना, अभी ऊपर का सरफेस एरिया लेने का है। क्या लेने का है? सरफेस एरिया। इमेजिनेशन हो रहा है? पक्का? देखो थोड़ा इमेजिन करो, स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। तो स्फीयर का एक सरफेस एरिया लिया। अब ये पूरा स्फीयर था, है ना, तो मैंने क्या किया? इतना सरफेस एरिया लिया, ये वाला सरफेस एरिया। अब ये यहां सेंटर से लेके इधर तक क्या होता है? रेडियस होता है। सेंटर से लेके यहां तक क्या होगा? रेडियस। तो स्फीयर का बड़ा सरफेस एरिया है, उसका छोटा पोर्शन लिया इतना सा। ये वाला यहां से लेके सेंटर में, इधर से लेके इधर सेंटर में कुछ तो एंगल बनाएगा ना ऊपर का एरिया। इधर इतना एरिया है, इधर इतना एरिया है, इधर इतना एरिया है, ऐसे एरिया है। तो इतना सा एरिया लिया मैंने, ये वाला पोर्शन। अब ये वाला पोर्शन यहां पर इधर सेंटर में कुछ तो एंगल बना रहा होगा, मतलब ये वाला पोर्शन किधर इधर इतना एंगल बना रहा है। ये जो एरिया जो है उसको एरिया को बता दिया DA। इसका जो ऊपर का एरिया है ना, ऐसे सरफेस है, तो ये एरिया हो गया। जो भी ये एरिया है वो एरिया को बताया DA, और वो एरिया के वजह से जो एंगल यहां बन रहा है वो एंगल को बता दिया DO। दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और ये क्या है? रेडियस है। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू जो भी एरिया ऑफ द पोर्शन है, मैं यहां लिख देता हूं, इधर यहां पर देखो, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या है यहां पर? एरिया ऑफ पोर्शन अपॉन क्या है? रेडियस का स्क्वायर। मतलब डी ओम इज इक्वल टू, ये एरिया कितना है? DA अपॉन यहां का रेडियस कितना? R है, तो R का स्क्वायर। और जो भी इसका आंसर आएगा वो उसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा SR, यानी कि स्टेरेडियन। समझे? अब जरा सोचो कि पूरा स्फीयर के एरिया से एंगल बना, तो पूरा स्फीयर का एरिया कितना होगा? 4πr²। एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे? 4πr²। नीचे का r², और यहां पर ये क्या होगा? देखो पूरा अगर आपको सॉलिड एंगल निकालना है तो उसे हम बताएंगे ओम, और एरिया को A अपॉन r² लिख देंगे। अब ओम इज इक्वल टू जो ये A है, ये पूरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है? 4πr²। अपॉन नीचे का तो r² है, ये दोनों कट गए तो कितना रहेगा? 4π, ऐसा इतना होगा। इन शॉर्ट में क्या कहना चाहता हूं कि सॉलिड एंगल जो है वो किसी एरिया के वजह से स्फीयर के सेंटर में एंगल बन रहा है। एरिया के वजह से जो एंगल बन रहा है वो क्या है? सॉलिड एंगल। और किसी सिर्फ लेंथ के वजह से एंगल बन रहा है वो प्लेन एंगल। ये कैसा है? प्लेन में, प्लेन में कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? 2, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जैसे मैं बोर्ड को उठा के ऐसे रख दिया समझो, तो आप क्या देखते हैं? ये एक्स देखते हैं, ये वाई देखते हैं।
मतलब ये ऐसा जा रहा है, मतलब ये सर्कल ऐसा होगा, वो इधर है तो ऐसा जा रहा है, तो सिर्फ लेंथ कवर किया है। क्या कवर किया है? लेंथ। सिर्फ लेंथ कवर करने की वजह से सेंटर में कुछ तो एंगल बनेगा ना, उसको कहते हैं प्लेन एंगल। और ये कैसा है? एरिया। एरिया कवर करने से कुछ तो एंगल बनेगा ना सेंटर में, तो उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल के लेक्चर में मिलेंगे और आगे के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,